Yes, please. Good afternoon, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here and hope so you are doing well. In the previous class, हम लोगों ने एक लेटेस्ट टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट किया जिसका नाम था चैप्टर नंबर 9 दैट इज ऑल अबाउट अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज जो टॉपिक हम लोग रीड आउट कर रहे हैं, बेसिकली इसमें जो सेक्शंस हम डील करेंगे वो स्टार्टिंग फ्रॉम 128 से लेकर 138 तक, ये तकरीबन 11 सेक्शंस हम इस चैप्टर 9 के अंदर क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। एंड जैसा कि पहले मैं बता चुका, कॉन्टिन्यूटी में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज ऑल अबाउट कंपनी ऑडिट, क्लियर, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा कंपनीज का ऑडिट कैसे किया जाएगा, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी रीअपॉइंटमेंट, अगर ऑडिटर को रिमूवल आप करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपनी ऑडिट जो कि सेक्शन 139 से लेकर 148 के अंदर कंटेन्ड होंगे। तो मतलब हम लोग पहले 128 से लेकर लगातार 148 तक, ये हमारे जो 20-21 सेक्शंस हैं, पहले इनको क्या करेंगे, डील करेंगे, क्लियर। एंड अगर लास्ट लेक्चर की मैं आपको रिवीजन करवाऊं कि लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए उनमें से नंबर 1 थी सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने क्या रीड आउट किया, बेसिकली 5 वर्ड साथ साथ रिवाइज करेंगे। नंबर 1 इज बैलेंस शीट, नंबर 2 इज प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इन केस ऑफ आपकी नॉन प्रॉफिट या सेक्शन 8 कंपनीज यू कैन यूज द वर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लियर। And number 3, cash flow statement. Number 4, statement of change in equity if applicable. वो आपने रीजन पढ़ा था कि सर मे बी शायद इंडेस आपके ऊपर अगर एप्लीकेबल होंगे तो नेचुरली आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी बनानी होगी। एंड द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स टू अकाउंट्स विच आर अनेक्स्ड विद और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद। सर ये तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मोस्ट ऑफ द नॉलेज, मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों को मिलेगी वो कहां से मिलेगी, नोट्स टू अकाउंट्स के थ्रू मिलेगी, क्लियर। एंड नोट्स टू अकाउंट्स हमारे क्या हैं सर, मैंडेटरी, क्लियर। थोड़ी सी रिलैक्सेशन जो कंपनीज एक्ट ने आपको प्रोवाइड की इन केस ऑफ 4 कंपनीज। नंबर 1 इज इफ यू आर अ स्मॉल कंपनी, इफ यू आर अ ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इफ एलिजिबल अंडर स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप होंगे। एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्टार्टअप कंपनी, सर वो DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लियर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड को लेकर अगर उन्होंने एलिजिबिलिटी आपको प्रोवाइड की होगी देन सर आप प्राइवेट कंपनीज को कवर अप कर सकते हो। एंड प्लस अगर आपने कोई भी एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट नहीं किया होगा, एंड एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट मींस 2 सेक्शंस। नंबर 1 इज एनुअल रिटर्न फाइल करना सेक्शन 97 के अंदर, सॉरी 92 के अंदर, क्लियर। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार को सबमिट करना 137 के अंदर। अगर ये 2 सेक्शंस, ये आपके सामने ये नीचे पड़े, अगर ये 2 सेक्शंस का डिफॉल्ट आपने नहीं किया होगा, प्लस आप उन 4 कंपनीज में से हो, देन हमारी ओर से रिलैक्सेशन ये है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन जो दी गई सिंगल पॉइंट को लेकर दी गई कि कैश फ्लो इनको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ये कैश फ्लो नहीं भी बनाएंगे ना तो भी चलेगा, क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट आगे थोड़ा समराइज फटाफट। सेक्शन 128 हमने स्टार्ट किया, अभी हमने 4 टॉपिक्स ही इसके अंदर डिस्कस किए थे। 1 बाय 1 अगर बात करूं कि प्रेपरेशन ऑफ बुक्स को लेकर, उसकी मेंटेनेंस को लेकर, क्लियर, लोकेशन हमारी बुक्स की क्या होगी, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने सेक्शन के अंदर क्या किए, डिस्कस की। मैं डायरेक्टली अगर मेन बात पे हुआ हूं, सर पहली बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना बेसिकली आपके लिए मैंडेटरी है। कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। अरे सर, कंपनीज के केस में जब उनका ऑडिट मैंडेटरी है, ऑडिट किसका करेंगे, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तभी उसका ऑडिट हो पाएगा ना। तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, जैसे अपन वो 44 AD वाला डिस्कस कर रहे थे कल कि विदाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपने रिटर्न भर दो, कंपनीज के लिए वो ऑप्शन है ही नहीं। आपको तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेंगी, क्लियर, एंड उसका ऑडिट भी होगा, एंड आफ्टर दैट आप जो कंसेप्ट है वो जैसे मर्जी एप्लीकेबल, क्लियर। प्लस तुम्हारी जो बुक्स बनेंगी एक्रूअल बेसिस पे ही बनेंगी,
डबल एंट्री सिस्टम पे ही बनेंगी, कोई कैश बेसिस नहीं, कोई सिंगल एंट्री सिस्टम आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर? प्लस अब जब मेहनत करने लगे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी ही है, तो कम से कम सही बना लो, ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करने वाली बना लो, कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू क्या करेंगी, प्रेजेंट करेंगी। क्लियर? नेक्स्ट ऑन, अगर हम बात करें अपनी लोकेशन के ऊपर, सर लोकेशन हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था जो लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो ये कहना है, लॉ के अकॉर्डिंग तो ये कहना है, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहां पे रखें, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखें, पहली प्रायोरिटी। तो इसका मतलब क्या सर, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या एट एनी अदर लोकेशन रख नहीं सकता क्या? अगर मैं चाहूं, मैं रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखना चाहता, क्या मैं कोई दूसरी प्लेस पे अदर देन माई रजिस्टर्ड ऑफिस क्या रख सकता हूं? यस, देयर इज अ प्रोविजन। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस रख सकते हो, बट आपको ना एक छोटा सा कंप्लायंस करना होगा। क्या कंप्लायंस करना होगा? वो जो भी एड्रेस होगा ना, जहां पे भी एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया जहां पे तुम रख रहे हो, रजिस्ट्रार को एक बार उसके बारे में इंटीमेट जरूर कर दो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहां पे आपने रखी हुई हैं, एंड जो फॉर्म फाइल होगा ना वो कौन सा होगा, AOC 5। एंड आपको कल मैंने एक चीज बताई थी, ये नाम जो लिखे हुए हैं ना AOC 5, ये खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फॉर्म किसके रिलेटेड है, अकाउंट्स के रिलेटेड है। जितने भी अकाउंट्स के इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जितने फॉर्म पढ़ोगे ना, AOC के नाम से होंगे। क्लियर? अब जैसे नेक्स्ट ऑन, ऑडिट के रिलेटेड जितने भी तुम फॉर्म्स पढ़ोगे ना, AUD, कंपनीज एक्ट ने फॉर्म्स का नाम ही ऐसे रखा हुआ है। जैसे आपने फाउंडेशन में अगर पढ़ा हो इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड INC, INC 11, INC 2, INC 6, ये सारे आपको ऐसे अलग अलग दिए गए हैं। क्लियर? एंड सर विद इन 7 डेज, ऐसा नहीं है कि मन मर्जी है जब मर्जी बता देंगे, जब चेंज करा ना विद इन 7 डेज रजिस्ट्रार को AOC 5 के अंदर वो नई प्लेस अपनी बता दीजिए। एंड सर व्हाट अबाउट ब्रांच ऑफिस? ब्रांच ऑफिस का क्या है? हाँ सर, ब्रांच ऑफिस की जो बुक्स हैं, क्योंकि देखो सर ब्रांच का जो काम है, ब्रांच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो तो ब्रांच की हो रही है ना, तो क्या उसका भी डाटा हेड ऑफिस में मेंटेन्ड होगा? क्या उसका भी सारा का सारा डाटा हेड ऑफिस में रखना होगा? नहीं सर, एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है, एज सच वहां पे कोई मैंडेटरी नहीं है। वहां पे हमने क्या कॉन्सेप्ट कहा, ब्रांच को ये कहो आप अपना डाटा अपने पास रखो, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास रखो, हमें तो ना जस्ट एक वर्ड लिखा हुआ आपके सामने, समराइज्ड रिटर्न्स बनाकर, वो भी पीरियोडिक बेसिस पे, ताकि मैं अपनी बुक्स में आपको क्या करता रहूं, अपडेट करता रहूं। मुझे बस पीरियोडिक बेसिस पे थोड़ा सा इंटीमेट करते रहा करना, बट ऐसा सच कोई मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हें अपना सारा डाटा मेरे पास शेयर करना होगा, ऐसा कुछ नहीं। सर आप अपनी बुक्स अपने पास रखें टू बी कंफर्टेबल, मुझे तो बस एक वर्ड चाहिए, समराइज रिटर्न ऑन पीरियोडिक बेसिस, मेरे को आप सबमिट करते रहें। क्लियर? यस प्लीज। चलिए नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए जी सर, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊंगा। क्लियर? लॉ ने ना हर जगह स्कीम डाली हुई। क्लियर? जितने स्कीमी तुम उससे ज्यादा गवर्नमेंट, सिंपल सी बात। क्यों? आप उनको भी पता है कि अगर हम आज कोई लूप होल छोड़ेंगे तो सर उसका नेक्स्ट मीनिंग तुम खुद ही ड्रॉ कर लोगे। जैसे इंडियंस के बारे में आपका कहा था ना अपने बारे में, हम लॉ में क्या पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखा हुआ, मतलब ये कर सकते हैं, आप उल्टा चलते हैं थोड़ा। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट कहा, पढ़िए, प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, प्रिजर्वेशन मींस संभाल के रखना। सर जो आपने बुक्स बना ली, अच्छा बुक्स मैनुअली बनाना जरूरी है या इलेक्ट्रॉनिकली? दोनों सर, एज पर योर कन्वीनियंस। हाँ, बट इलेक्ट्रॉनिकली केस में आपने एक पॉइंट पढ़ा, 1 अप्रैल 2022 से ओनली दोज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विल बी अलाउड जिसमें ऑडिट ट्रेल फीचर होगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट ट्रेल? सर जिसका एडिट लॉग, एडिट लॉग आप क्या कर सकते हैं, मेंटेन। और ये फीचर ऑटो होना चाहिए, कहीं डिसेबल कर दो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है सर। ठीक है? जिसमें मतलब ऑटोमेटिकली ये फीचर होगा जिसमें एडिट लॉग आपको मिलेगा when the entry is modified, कब उसके अंदर चेंजेस हुई, सारी डिटेल्स वो क्या करेगा, रिकॉर्ड। ओनली दैट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज अलाउड। ये रिसेंट अमेंडमेंट थी लास्ट एग्जाम। क्लियर? और आपकी बुक्स के अंदर ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है, तो हमारे लिए यही पॉइंट।
आगे चलिए. यस, एवरी कंपनी shall preserve in a good order the books of accounts together with the relevant vouchers. Yes, with the, क्या लिखा हुआ वर्ड, relevant, क्या, vouchers. Vouchers means आपने एक वर्ड सुना, supporting evidence. एंड अकाउंटिंग में +1 में एक थ्योरी चलती थी जो जिसको आप सीरियसली नहीं लेते थे, डॉक्यूमेंटेशन. क्लियर सर, डॉक्यूमेंटेशन टू बी मेंटेन्ड. अरे सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेजर मेंटेन करोगे. एक एक एंट्री जो आप लोग जर्नल एंट्री पास ऑन कर रहे हैं ना, वो हर एंट्री का एक सपोर्टिंग एविडेंस आपके पास क्या होना चाहिए, जरूरी है. मींस डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, वो एंट्री आपने किस बेसिस पे डाली. सर, सारी अकाउंटिंग प्रॉपर वे से होनी चाहिए. हाँ, वाउचर देखो सर, मैनुअली बनाओ या इलेक्ट्रॉनिकली बनाओ, बट देयर मस्ट बी वाउचर फॉर द सेम. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, बना कैसे, हाथ से बनाया जाए, ये नहीं है. साथ में उसके सपोर्टिंग एविडेंस होने चाहिए, हर चीज का डॉक्यूमेंट साथ में दिखना चाहिए. ओके, द टाइम पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन शैल बी. कब तक ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग वाउचर, तो आपको लग रहा कितना बड़ा क्वांटम, या इवन चाहो मैग्नेटिक डाटा भी है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी है, संभाल कर तो रखना होगा. क्लियर. द टाइम पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन शैल बी, क्या लिखा हुआ है, नॉट लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स. 8 फाइनेंशियल ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर्स रनिंग जो चल रहा है, इमीडिएटली प्रोसीडिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल. अब जैसे रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 21-22 इनकम टैक्स बढ़ते 21-22. क्लियर. सो 21-22 की जितनी भी ये बुक्स है ना, नेक्स्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स, 22-23, 23-24, नेक्स्ट ऑन 8 तक आपको ये क्या करनी होगी, मैंडेट करनी होगी, मेंटेन करके प्रॉपर प्रिजर्व करनी होगी. क्लियर. आगे चलिए. और इफ द कंपनी हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स. अब तुम्हें कंपनी बनाए हुए ही कितने साल है, मान लो 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो फिर ठीक है, तो जितनी भी स्टार्टिंग से बुक्स चल रही हैं वो तो सारी रखनी पड़ेंगी. ये सवाल आपको कब आएगा, ये क्वेश्चन कब आएगा, जब आपकी 8 ईयर से भी पुरानी, मान लो 15 साल हो गए जी कंपनी को, तो सर क्या वो 15 साल पहले का जो रिकॉर्ड है, आज से 2022 में हम है ना, अगर 15 साल पुरानी बात करूं नॉर्मली, कि मान लो 2001-2 की बुक्स हैं, 3-4 की जो बुक्स हैं, क्या आपको वो भी मेंटेन करनी होगी? नहीं सर, इतनी पुरानी नहीं. मैक्सिमम आपको बताया तो है, जो भी आपका रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर था ना, उससे नेक्स्ट 8 फाइनेंशियल ईयर तक आपको मैक्सिमम बुक्स रखनी है, उसके बाद डिस्पोज ऑफ कर दो. लॉफुली बोल रहा हूं, कर दो. कोई तुमसे जवाब नहीं पूछेगा, कोई तुमसे आंसर नहीं मांगेगा कि कहां गई बुक्स और ये हुआ क्यों. पहले आगे पढ़. फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, कॉमन सेंस, एंड वेयर एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी इज, क्या लिखा गया, ऑर्डर. बट सर अगर आपकी कंपनी के अगेंस्ट कोई क्या चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो रखी है, CG means central government may direct that books of accounts shall be kept for such longer period, जितना आपको कहा जाए. अब आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपका केस खुला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर 10 साल, 12 साल, 15 साल, जितना भी ऑर्डर करे, तो आपको तब तक वो बुक्स क्या करनी होंगी, मेंटेन करनी होंगी, क्योंकि फिर तो सर ऑर्डर ही निकल चुका ना आपके अगेंस्ट. क्लियर. फॉर सच लॉन्गर पीरियड एज मे बी डायरेक्टेड बाय, क्या लिखा हुआ है, CG. अब यहां पे आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में इनकम टैक्स से रिलेट करूंगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पहला लॉ नहीं है. अगर इनकम टैक्स से रिलेट करूं कि यहां पे सर आपको 8 साल ही क्यों कहेंगे, कोई रीजन तो होगा. 8 ईयर्स, यूजुअली 8 ईयर्स ही वर्ड क्यों यूज किया गया, यहां पे 10 साल, 12 साल, 5 साल कम क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि सर इनकम टैक्स के अंदर अगर आपकी स्क्रूटनी होगी ना, अगर आपका केस लगेगा, कॉमनली सुना वर्ड, हमारा केस लग गया जी. केस लगने का मतलब क्या है सर, मेरा नॉट रेट पड़ गई असेसमेंट के अंदर, दैट मीन स्क्रूटनी के अंदर मेरी कंपनी का केस उठा लिया गया. क्लियर. एंड अब उसकी असेसमेंट कौन करेंगे, इनकम टैक्स ऑफिसर करेगा कि मैंने जो रिटर्न भरी है वो सही भरी है, नहीं भरी है, टैक्स कम दिया, ज्यादा दिया, या वो एडिशन करेगा, क्या करेगा. मतलब जिसको वर्ड बोलते हैं जी मेरा केस लग गया, अब सारा हिसाब किताब वो देखेंगे. और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो आपका केस लग सकता है, मैक्सिमम जो आपका केस आज की डेट में लग सकता है, 8 साल पुराना, 8 साल से
नेक्स्ट आगे जितने साल हैं इनकम टैक्स वाले भी आपको नोटिस नहीं भेज सकते। क्लियर? जो भी असेसमेंट ईयर आपका रनिंग है ना, तो सर पिछले 8 असेसमेंट ईयर्स तक रिटर्न जो फाइल करते हैं उसके ऊपर क्या लिखा होता है? असेसमेंट ईयर लिखा होता है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर की रिटर्न कब जाती है? असेसमेंट ईयर में, कमिंग ईयर में। तो इनकम टैक्स वाले भी कभी तुम्हें बुलाना चाहें, कभी तुम्हें याद करना चाहें, नोटिस देना चाहें, मैक्सिमम 8 ईयर्स। 8 ईयर्स के बाद वो भी नहीं याद कर सकते। क्लियर? कल परसों की एग्जांपल है, टाटा का कोई केस लगा हुआ था 2003 या 4 का कुछ चल रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उस अपील को रिजेक्ट ही कर दिया कि ये रेलेवेंट केस ही नहीं। क्लियर? 8 साल को वो क्रॉस कर चुका, तो अल्टीमेट सर आप उन बुक्स को ओपन ही नहीं कर सकते। इनकम टैक्स वालों ने कहा हमें ओपन करवा के दो, हम इनके ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं। नॉट अलाउड, आप कर ही नहीं सकते। जब आपको आपके लॉ में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जब आप नोटिस भेजोगे पिछले 8 साल कवर कर सकते हो, तभी तो कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी संभाल के रखनी है ना 8 साल। उसके बाद जहां मर्जी दे दे, रद्दी में बेच, डिस्पोज ऑफ कर, जो मर्जी कर, कोई सवाल जवाब नहीं। इनको तो शायद कोई सवाल जवाब नहीं। अगर लोन लेना तो 5-6 रिटर्न वो तो कॉमन है, वो तो नेचुरली। देखो लोन लेना एक अलग प्रोसीजर। अब आज की डेट में अगर आपने कोई भी लोन लेना होगा, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस लेनी होगी, वो आपके डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा ना, तो आपके वो 3 साल की, मैक्सिमम 3 साल की रिटर्न आपसे लेते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। क्लियर? वो भी इसके अंदर कवर ही हो गया। तभी तो मैंने कहा मैक्सिमम 8 साल। 8 साल के बाद आपको वो चाहे डिस्पोज ऑफ करो, रखना है रख लो, तुम्हारी इच्छा। एमी स्टोर भर रखा है वहां पे, क्लियर, वो तुम्हारी इच्छा। बट हमारे अकॉर्डिंग लॉफुली जो टाइम है वो कितना है? 8 ईयर्स। नेक्स्ट आगे, अब समझ आया 8 ईयर्स ही क्यों कहा? क्योंकि इनकम टैक्स के पास भी पावर नहीं है कि वो तुम्हारा 10 साल पुराना केस खोल दे। क्लियर? बट सर 8 साल भी बहुत बड़ा टाइम है। हम तो कहते हैं कि इनसे बच लो, ना पंगा पड़े, ना ये नोटिस भेजें। बट इन्होंने देख पहली क्लॉज लिखा हुआ इनकम टैक्स के अंदर कि हम आपको 8 साल तक कभी भी याद कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आज रिटर्न भरी, ये मत समझना कि मेरा पीछा छूट गया। वो नेक्स्ट कभी भी 8 ईयर्स के अंदर मेरा पुराना केस खोल कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 8 ईयर्स, इससे पुराना नहीं जाएंगे। क्लियर? यस। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ। चलो सर ये तो बात हुई। अब मान लो सर कोई पर्सन, मेरा इवन कोई मेंबर ही सही, क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का राइट रखता है? अगर मेरा मेंबर कहता है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करवाओ, मुझे इंस्पेक्ट करवाओ, क्या उसके पास कोई राइट है एज पर द कंपनी लॉ? यस। कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन है, कंपनी की एक ड्यूटी है। अगर वो कहता है कि वो इंस्पेक्शन करना चाहता है, मेंबर है भाई, मेंबर है, अगले का पैसा कंपनी में लगा हुआ है, अगर वो आपसे हिसाब किताब मांग रहा है तो दो, सिंपल सी बात है। वैसे तो बड़ा ऑब्जेक्ट क्लोज में लिख लिख के बोलते थे कि पैसा यहां इन्वेस्ट करेंगे, अब जब अगले ने हिसाब मांग लिया, अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखा रहे। क्यों? पहला पॉइंट पढ़, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड, पहली बात क्या, विद इन इंडिया शैल बी, क्या लिखा हो? शैल बी। शैल मतलब मैंडेटरी, करवाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दे रहे। वो कहते नहीं पूछ रहे को बता रहे हैं। क्लियर? करवाना होगा। शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करना चाहता है, ही में प्रोसीड। क्लियर? पढ़िए, एट द, कहां पे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और एट सच अदर प्लेस इन इंडिया। आई थिंक सब समझ आ रहा होगा। सच अदर प्लेस मतलब पीछे आपने अभी पढ़ा ना कि जहां भी पढ़ी होंगी, वो तुमने बता दिया होगा। क्लियर? इन इंडिया वेयर द बुक्स हैव बीन केप्ट बट ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। हाँ, अब डायरेक्टर खाती पीती में रात को आ गए जी 11 बजे, मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे भाई, सुबह बात करेंगे, अभी नहीं, बिजनेस आवर्स में आना। ठीक है ना? नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन। थोड़ा सा ना आउटसाइड इंडिया के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। इंडिया में अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ओपन फॉर इंस्पेक्शन, सर डायरेक्टर आके बिजनेस आवर्स के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस और एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया वो कर सकता है। बट आउटसाइड इंडिया मे बी इंस्पेक्टेड बाय एनी डायरेक्टर सब्जेक्ट टू क्या लिखा हुआ है? सच कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब ऐसा नहीं है आउटसाइड इंडिया है, ठीक है ना, बुक्स चेक करने के बहाने में बाहर घूमो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? कि मैं तो जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने जा रहा हूं कनाडा में, हमारी बुक्स लाओ, मेरा वीजा लगाओ, नहीं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तब आपका जो डायरेक्टर है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अगर आउटसाइड इंडिया भी पड़ी है,
क्लियर, उसको वो एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। नंबर 1, प्रोविजंस कंटेन्ड इन Rule 4 of the companies accounts rules 2014. Number 1, yes. The summarized returns of the books of account of company kept and maintained outside India shall be sent to the registered office at underline quarterly basis. सर आपको वो नहीं लग रहा ब्रांच की तरह ट्रीट हो रहा है? ब्रांच को भी आपने क्या कहा था कि वहां पे क्वार्टरली वर्ड नहीं था, वहां पे वर्ड था पीरियोडिकल बेसिस पे। यहां क्लियर कर दिया कि अगर आपके जो अकाउंट्स मेंटेन होते हैं या जो भी आपका ये सिस्टम पड़ा है वो आउटसाइड इंडिया है, क्वार्टरली बेसिस पे आप समराइज्ड रिटर्न उनसे मंगवाते रहेंगे और अपने आप को यहां पे अपडेट करते रहेंगे। ओके, सच समराइज्ड रिटर्न्स shall be kept and maintained at the registered office of the company and kept open to directors for जो भी समराइज्ड रिटर्न वहां से आई है ना सर, ये पढ़िए, आप जब चाहो आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। पहला पॉइंट क्लियर कि समराइज्ड रिटर्न वहां से मंगवाओ, क्वार्टरली रिटर्न बेसिस पे मंगवाओ एंड प्लस अपने आप को अपडेट करो, और जितनी भी समराइज्ड रिटर्न वहां से आई हैं ओपन फॉर इंस्पेक्शन है। ये देखना चाहते हो, ये देखो, हमें कोई दिक्कत। आगे, वेयर एनी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन maintained outside the country is required by a director, the director shall furnish a request to the company setting out the full details of the financial information sought, जो आपको चाहिए, क्लियर, and the period for which such information is sought. अगर आपको डायरेक्टर को हमारी बुक्स इंस्पेक्ट करनी, हमारे पास तो नहीं पड़ी, वो डाटा कहां पे है, आउटसाइड इंडिया मेंटेन होता है, आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उनको एक्सेस करेंगे, यू हैव टू रिक्वेस्ट टू द कंपनी। आप मुझे रिक्वेस्ट करो, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, जो चाहिए मैं फुल डिटेल बनाकर आपको मंगवा के दूंगा, बट कंपनी के थ्रू, आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट लिंक नहीं बनाएंगे। जो चाहिए, जितना चाहिए मुझे लिख के दे दे, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन तुझे मंगवा के दूंगा। ठीक सर, मतलब ऑन रिक्वेस्ट, साइड पे वर्ड लिख सकते हो, ऑन रिक्वेस्ट, क्लियर, रिक्वेस्ट टू कंपनी। यस, नेक्स्ट आगे, थर्ड पॉइंट, the company shall produce such financial information to the director within 15 days of the date of receipt of the return request. Yes, the company shall produce, और जिस दिन आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे ना, विदिन 15 डेज के अंदर अंदर, क्लियर, मैं आपकी वो जो इंफॉर्मेशन है वो सारा आपको मैं मंगवा कर दूंगा। प्रॉपर रूल्स है सर, प्रॉपर प्रोसीजर है। दैट मीन्स ऐसा भी नहीं कि आप अपनी मनमर्जी करेंगे, मैं तो कंपनी का डायरेक्टर हूं, मेरे मन में जो आएगा वो करूंगा। ना 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 सर, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। क्लियर, लिख कर दे, रिक्वेस्ट दे, एंड तेरी रिक्वेस्ट को विद इन 15 डेज क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। आगे, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन required under sub rules 2 and 3 shall be sought for by the director himself and not by or through his power of attorney, yes, holder or agent or representative. yes, the financial information जो भी तुमने रिक्वायर करी, ये सब रूल 2, सब रूल 3, ये ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे, इनमें जो भी तुमने मांगा shall be sought for by the director himself and not by or through his power. डायरेक्टर खुद रिक्वेस्ट करे, डायरेक्टर के बिहाफ पे, कोई उसका पावर ऑफ अटॉर्नी, कोई उसका एजेंट नहीं सर। डायरेक्टर को चाहिए तो मंगवा के देंगे, डायरेक्टर के अलावा किसी को चाहिए हम नहीं मंगवा के देंगे, क्योंकि ये पावर मैंने सिर्फ किसको दी थी, डायरेक्टर को दी थी, डायरेक्टर के अलावा और किसी को नहीं दी। अब कई बार होता है डायरेक्टर ने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे दी, मतलब डायरेक्टर इज नॉट इन हिज पर्सनल प्रेजेंस ना, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन कर रहा है डील, देंगे नहीं सर। हमने पहले क्लियर कर दिया, शैल बी सॉट फॉर बाय द डायरेक्टर हिमसेल्फ एंड नॉट बाय और थ्रू हिज पावर ऑफ अटॉर्नी, होल्डर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर पर्सनली रिक्वेस्ट करे तो मंगवा के देंगे, नहीं अदरवाइज। क्लियर, यहां पे लिख ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट ऑफ डायरेक्टर, ऑन पर्सनल रिक्वेस्ट, on personal request of director. Clear? Yes please, next आगे, C point. The inspection of books of account of any subsidiary company shall be made only by the person authorized by resolution of the board of directors. Yes, थोड़ा सा चेंज, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी और आई सर। अगर इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी सब्सिडरी कंपनी, अब आपके लिए शायद में भी नया वर्ड, बट फाउंडेशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक होती है आपकी होल्डिंग कंपनी और एक होती है आपकी सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन आप लोगों ने कैरीड आउट की थी सर, दैट कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी हैज मोर देन हाफ ऑफ इट्स टोटल वोटिंग पावर, मोर देन हाफ, 50 प्लस, 51 कभी नहीं कहा मैंने, हमेशा वर्ड क्या बोला, 50 प्लस,
क्लियर? कई बार स्टूडेंट क्या माइंड में ले लेता है, सर अगर आपका उस कंपनी में 51% है ना तो सब्सिडरी बनेगी। मैं कहा अगर 50.5 है तो क्या होल्डिंग सब्सिडी बनेगी? यस, क्योंकि मैंने मोर देन हाफ कहा ना। मोर देन हाफ मतलब 50 से अगर आधा % भी ऊपर गया ना तो भी तुम सर रिलेशन में हो। एग्जैक्ट 51 तो नहीं बोला ना मैंने कभी, मोर देन हाफ का। या फिर तुम उस दूसरी कंपनी के जो जिसकी जो तुम्हारी सब्सिडरी है उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने की पावर अगर तुम रखते हो, उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी रीअपॉइंटमेंट, उनकी रिमूवल, ये तुम डिसाइड करते हो, देन यू आर अ होल्डिंग कंपनी एंड दैट कंपनी इज कॉल्ड एज सब्सिडरी। क्लियर? और सर अब आप हो होल्डिंग कंपनी, मैं होल्डिंग हूं, मेरा उस कंपनी पे होल्ड है। क्लियर? अब आप मान लो सर अपनी सब्सिडरी कंपनी, जो तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी है, आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना चाहते हो? चेक करना चाहते हो। होता ही है सर, मेरा पैसा उसमें लगा हुआ है भाई, कि मैं उसको चेक नहीं करूंगा क्या? तो क्या सब्सिडरी कंपनी में हर एक पर्सन को अलाउड है क्या कि जो भी जाए उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करके आए? नहीं, लिमिटेड पावर है। पढ़ो दोबारा, द इंस्पेक्शन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एनी सब्सिडरी कंपनी शैल बी मेड ओनली बाय द, क्या लिखा हुआ है? पर्सन ऑथराइज्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाओ इस पर्पस के लिए कि तुम उस सब्सिडरी कंपनी की बुक्स को क्या करना चाहते हो? इंस्पेक्ट करना चाहते हो। क्लियर? एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, डायरेक्टर्स आपस में रेजोल्यूशन पास कर दें कि ये पर्सन मिस्टर एक्स ये ऑथराइज्ड है, यही ऑथराइज्ड है, यही उनकी बुक्स को चेक कर पाएगा, उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं जा पाएगा। मतलब सर साइड पे वर्ड लिख, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, BR, शॉर्ट वर्ड BR, बोर्ड रेजोल्यूशन। Yes, please. It shall be the duty of every officer and employee of the company to give the person making inspection all reasonable assistance in connection with the inspection. It shall be the duty of every officer and employee of the company to give to the person, और बाकी सर हर ऑफिसर की, जो कंपनी का ऑफिसर है उसकी ड्यूटी बनती है कि जो भी पर्सन इंस्पेक्शन करने आ रहा है उसको प्रॉपरली क्या करना? हेल्प आउट करना। और मैं इंस्पेक्शन करने जाऊं, क्लियर, मेरे को वहां पे प्रॉपरली ट्रीट ना करें, मैं जो बुक्स पूछा करूं मुझे ये प्रोवाइड करो, वो कहते हैं नहीं। ये क्या मतलब है भाई? मुझे कम से कम प्रॉपर बताओ तो सही ना, इंस्पेक्शन ऐसे थोड़ी कर दूंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हारी, इंस्पेक्ट मैं करना चाहता हूं, तो नॉलेज तो तुम्हें है। तो हमने यहाँ पे ड्यूटी किसकी लगाई? एवरी ऑफिसर इन द कंपनी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैटर शैल प्रोवाइड असिस्टेंस। किस बात की असिस्टेंस? इंस्पेक्शन करने के लिए वो प्रॉपरली आपकी क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्लियर? मेकिंग ऑल रीजनेबल असिस्टेंस इन कनेक्शन विद द, क्या लिखा हुआ है? इंस्पेक्शन। ड्यूटी लगा दी। अब नीचे आ जा, पर्सन रिस्पॉन्सिबल। पहले ये भी सुन लो, अगर तुम में से किसी ने भी डिफॉल्ट करा, क्लियर, किसी भी तरह का अगर आप लोगों ने डिफॉल्ट करा, पेनल्टीज आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। क्लियर? क्योंकि अगर ब्रीच करोगे, कंपनीज एक्ट में तो क्लियर है, किसी भी सेक्शन का अगर कॉन्ट्रावेंशन आप करोगे तो आपके ऊपर क्या होंगी सर? पनिशमेंट्स एप्लीकेबल। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की, बनाने की, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सेक्शन 128 के लिए पढ़ा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, पढ़िए। पर्सन रिस्पॉन्सिबल में नंबर 1 कौन बैठा है? मैनेजिंग डायरेक्टर, MD सबसे पहले। नंबर 2 WTD, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ, क्या लिखा हुआ है? फाइनेंस, फाइनेंस का हेड जो होगा। क्लियर? तीसरा CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिर तो मैटर यही है भाई, फाइनेंशियल ऑफिस CFO बनाया हुआ है। CFO का तो काम ही क्या है? फाइनेंशियल मैटर्स में जितना काम चल रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एनी अदर पर्सन ऑफ अ कंपनी चार्ज्ड बाय द बोर्ड विद सच ड्यूटी। बाकी जिसको बोर्ड ने टाइम टू टाइम क्या किया होगा? ड्यूटी दी होगी, असाइन की होगी। अब ये हमेशा एक्स्ट्रा क्लॉज होता है। कई बार मान लो सपोज MD इज नॉट अवेलेबल, CFO इज नॉट अवेलेबल। क्लियर? तो आप क्या कहोगे? हमारे यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो है नहीं, हम क्यों मेंटेन करें? हमारे पे किस बात की लायबिलिटी? मैं कह जी एक बार बताओ, अगर MD नहीं था, WTD नहीं था, तो बोर्ड ने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लगाई होगी। इसके रिगार्डिंग कोई रेजोल्यूशन तो पास करके तुमने पर्सन ऑथराइज किया होगा। कौन है वो पर्सन? कहता जी मैं। हाँ भाई तू लायबल है, तेरी लायबिलिटी है। ये पढ़ क्या लिखा हुआ? एनी अदर पर्सन ऑफ अ कंपनी चार्ज्ड बाय द बोर्ड विद सच ड्यूटी।
और साथ में इनाम भी सुन लो। पनिशमेंट क्या लिखा हुआ है? मिनिमम फाइन कितना, मैक्सिमम कितना, 5। एवरी ऑफिसर, जो ये पर्सन दिख रहे हैं, हु विल बी लायबल, ही विल पे द सेम। क्लियर? क्योंकि अब प्रूवन इनमें से कौन होगा, देखो रिस्पॉन्सिबल तो सारे, प्रूवन इनमें से कौन होगा, जो होगा उसको ये लायबिलिटी देनी होगी। क्लियर? एंड ये अमेंडेड है, ये भी लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या हुई थी, चेंज हुई थी। सो इसीलिए कहा था कि लॉ की जितनी भी बुक्स हैं सर आप लेटेस्ट वाली ही पढ़ेंगे, जो आपकी अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग टू अमेंडेड होगी। क्लियर? समटाइम्स आप पुरानी बुक्स ले लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है, पहले तो पुरानी प्रोविजन पढ़ो फिर अमेंडेड पढ़ो, उसका कोई फायदा नहीं। तो ये सारा अपडेटेड मटेरियल। क्लियर? चलिए जी, सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, legal requirements with respect to financial statements. The financial statement shall give a true and fair view of the state of affairs of the company. The FS shall comply with the AS notified under section 133. Yes. अब यहाँ पे देख पॉइंट क्या कहा गया, FS shall, वैसे हम ऑलरेडी पहले रीड भी कर चुके हैं ये पॉइंट। क्लियर? कि FS आपका जो है shall प्रोवाइड आपको क्या करेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू क्या करे, प्रोवाइड करे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल कंप्लाई विद, क्या लिखा हुआ है, AS। AS मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। आगे जाके ये 2-3 सेक्शंस छोड़कर अभी आप 120 किस पे, 9 पे है ना, 129 से 133 पे जब आएंगे ना, वहां पे कंपनीज एक्ट ने भी, है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही है तो वही है, बट वही है ना, सेक्शन में पावर दे दी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीए इंस्टीट्यूट या नाफरा, एक नई कमेटी जो बनी है, क्लियर, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो सेक्शन 132 के अंदर हम रीड आउट करेंगे, उनके द्वारा जो नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, दैट मस्ट बी कंप्लाइड व्हाइल प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो कृपा करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाएंगे, that must comply with the accounting standards which are notified under section 133। और वो कौन से हैं, जो नॉर्मली हम लोग अपने अकाउंट्स के अंदर भी क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। क्लियर? ओके, इफ द FS do not comply with the AS, the company shall disclose in its FS। और अगर बाय चांस अगर आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लायंस नहीं भी करते, तो एक ना डिस्क्लोजर नाम की चीज होती है, कम से कम वो बता तो दो कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सर, इनके साथ हमारा डिपार्चर है या इनको हमने फॉलो नहीं किया, क्या डेविएशंस हैं, कम से कम को डिस्क्लोज तो कर दो। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, डेविएशन फ्रॉम द AS। कितना डेविएट करा, फॉलो करा या बिल्कुल ही नहीं करा, कितनी डेविएशन है, कम से कम बताओ तो सही। क्लियर? दूसरा, द रीजन फॉर सच डेविएशन, क्यों आप डेविएट कर रहे हो, क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप फॉलो नहीं कर रहे, जबकि मैंने ऊपर कह दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस करना क्या है, मैंडेटरी है, तुम कह रहे हो जी हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, रीजन दो, जस्टिफाइड होगा तो नेचुरली हम एक्सेप्ट करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो लिखा गया वही आपको फॉलो करना है। सर समटाइम्स अगर आपकी ओपिनियन सही है ना, अगर आपका भी व्यू पॉइंट सही है, ठीक है सर, वो भी चलेगा। हमने ऐसा सच तो नहीं कहा, बट आपसे क्या मांगा है, कम से कम डिस्क्लोजर ही मांगा कि बता तो दिया करो कि भाई साहब हम फॉलो नहीं कर रहे, क्या रीजन है, क्या डेविएशन है, क्या उसका फाइनेंशियल इफेक्ट होगा। हम बस ये चाहते हैं, आप समझ नहीं रहे कि ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां तक जाएंगी, कितने यूजर्स ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको रीड आउट करेंगे। सर हम अपने लिए, लॉ अपने लिए नहीं मांग रहा, ये डिस्क्लोजर किसके लिए मांग रहा है, वो जो तुम्हारे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ना, उनको समझ ही तब आएंगी अगर तुम प्रॉपर वे से क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। अब तुमने क्या करा, इस बार का ट्रीटमेंट चेंज कर दिया, AS 7 फॉलो नहीं करा, 9 फॉलो नहीं करा, या कोई AS 2 नहीं फॉलो करा, इन्वेंट्री का मेथड ही आपने चेंज कर दिया। भाई साहब ये जब तक बताओगे नहीं, डिस्क्लोज नहीं करोगे, तेरे यूजर्स को क्या पता लगेगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुमने WDV से SLM मेथड पे आ गए, या SLM से WDV मेथड पे आ गए, या और वेरियस मेथड्स हैं, तुमने वो अडॉप्ट कर लिया। अब सर डेप्रिसिएशन में तो फर्क आएगा, एंड डेप्रिसिएशन में फर्क आएगा तो नेचुरली प्रॉफिट्स के अंदर भी फर्क आएगा। हो सकता है कि पहले से प्रॉफिट्स तुम्हारे बढ़ भी जाएं, हो सकता है प्रॉफिट्स पहले से कम भी हो जाएं। क्लियर? अब जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो तो पढ़ के क्या इंपैक्ट लेगा, इस बार के प्रॉफिट तो कम हो गए, इस बार के प्रॉफिट तो बढ़ गए। अब क्या वो रियलिटी में
सही डिसीजन ले पाएगा? अगर तुम ये बात डिस्क्लोज नहीं करोगे, कम से कम नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर या एक सैप के नाम से अलग डॉक्यूमेंट बनता है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसमें एक्सप्लेन कर दो कि सर हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, पहले कंपनी एसएलएम मेथड यूज करती थी, तो प्रीवियस डेप्रिसिएशन हमने जो डाली हुई है वो एसएलएम के अकॉर्डिंग है, और करंट ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो किसके अकॉर्डिंग है? डब्ल्यूडीवी के अकॉर्डिंग। कम से कम पता तो लग जाएगा, कम से कम तुम्हारे यूजर सही डिसीजन तो ले पाएंगे। अच्छा, प्रॉफिट का फर्क इसके कारण है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था कि शायद इनकी टर्नओवर कम होगी, और मैं सोच रहा हूं टर्नओवर यार बढ़ रही है, पहले से सेल बढ़ रही है और प्रॉफिट डाउन जा रहे हैं, क्या गड़बड़ चल रही है? पता लगा एसएलएम की जगह कहां पे आ गई डब्ल्यूडीवी, या डब्ल्यूडी की जगह कहां पे आ गई एसएलएम। ये मेथड्स के चेंज थे, तभी डिस्क्लोज करना सर क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल इफेक्ट्स इफ एनी, अगर उसके कोई फाइनेंशियल इफेक्ट भी होंगे, जो भी तुमने डेविएशन करी, जो भी तुमने डिपार्चर करा, अराइजिंग आउट ऑफ, क्या लिखा हुआ है? सच डेविएशन। ये भी सर साइड बाय साइड आप क्या करते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर दी। ओके, नेक्स्ट इज the financial statement shall be in the form or forms as will be provided for different classes of companies in schedule 3. बिल्कुल। अच्छा, आपने एक रीड आउट भी करा होगा +2 लेवल पे या इवन फाउंडेशन लेवल पे बनाई होंगी। अगर कंपनीज की बैलेंस शीट हम लोगों ने बनाई है, वो किस में एक्सप्लेन्ड है? शेड्यूल 3 के अंदर। क्लियर? आप लिखते हैं ना कई बार, अगर लिखा हो एज पर शेड्यूल 3 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। क्लियर? तो नॉर्मली जितना भी वो है वो किसमें गिवन है? उनके शेड्यूल्स के अंदर। सर अपना तो दिमाग चलाना ही नहीं है। कंपनीज के केस में तुम्हें अपना दिमाग नहीं चलाना, तुम्हें जो ऑलरेडी कंपनीज एक्ट बता रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना है। कहीं तुम सोच रहे हो कि तुम अपनी मनमर्जी कर पाओगे, हम अपनी प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट्स को दे पाएंगे? नहीं 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 सर, शेड्यूल 3 ऑलरेडी गिवन है, एंड आपको समझाया गया वर्टिकल फॉर्म में बनेगी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हेड होगा, उसके अंदर ये हेड होंगे, इवन नोट्स टू अकाउंट्स तक भी आपको एक्सप्लेन किए गए कि अगर शेयर कैपिटल का नीचे आप बनाएंगे भी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, उसमें पहले ऑथराइज्ड कैपिटल दिखानी है, उसमें फिर इशूड सब्सक्राइब दिखानी है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो मुझे तो जस्ट उसके अकॉर्डिंग टू क्या करना है? कंप्लायंस करना। क्या कभी पार्टनरशिप फर्म के केस में या कभी सोल प्रोप्राइटर के केस में इतना दिमाग लगाया? सिंपल सर, हॉरिजॉन्टल बेसिस पे आज भी बैलेंस शीट बन रही है, एक तरफ लायबिलिटीज एक तरफ एसेट्स, वही तरफ प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल ट्रेडिंग पीएल इकट्ठा बन रहा है। फिर कंपनीज के केस में ऐसा क्या हो गया अभी जिसमें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नाम दे रहे? क्योंकि वो शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन है कि आपको अगर एफएस बनानी है, फॉलो तो हम ही करना पड़ेगा, जैसा हम बता कर जाए। नेक्स्ट इज, यस प्लीज। Non applicability. Nothing contained in section 129 shall apply to any insurance company बिल्कुल, or any banking company. अब इनके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होता? क्योंकि सर, क्योंकि इनके अलग ही अपने एक्ट हैं, जैसे इंश्योरेंस एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है, एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है। ये 3 है, मोस्टली 3, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक है, तो ये भी कंपनीज है, तो ये भी कंपनीज है। जितने बैंक है ना, जितने बैंक हैं, सारी कंपनीज हैं। इंश्योरेंस सारी कंपनीज है ऑलमोस्ट। क्लियर? इनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, शेड्यूल 3 एप्लीकेबल नहीं होगा तब तक जब तक इनके ऊपर अपना एक्ट, इनका खुद का एक्ट क्या है? एप्लीकेबल। अब इंश्योरेंस कंपनीज की जो बैलेंस शीट बनती है वो बनती है इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। बैंकिंग कंपनीज की जो बैलेंस शीट बनती है वो किसके अकॉर्डिंग बनती है? बैंकिंग एक्ट। जब कोई पर्टिकुलर लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो बीच में मैं थोड़ी फंसूंगा, मैं थोड़ी कहूंगा जी मेरा फॉलो करो, जब आपके ऊपर बैंकिंग एक्ट लग तो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लग तो रहा है, आपकी एफएस उन एक्ट के अकॉर्डिंग टू बनेगी जहां पे वो लिखा। हाँ, अगर वो नहीं कुछ कह रहे, अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, देन मैं एप्लीकेबल होऊंगा, क्योंकि कंपनी तो तुम हो ना, कंपनी तो तुम हो ना, फिर मैं एप्लीकेबल होऊंगा। तो इसीलिए मैंने पहले क्या कहा, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू, पहले तो बाहर ही कर दिया, इन पे अप्लाई नहीं होती। क्लियर? आगे, और एनी अदर क्लास ऑफ कंपनीज फॉर विच a form of financial statement has been specified in the act governing, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ, act governing the class, such class of company। मैं तो खुद कह रहा हूं, अगर आपने कंपनी बनाई, अगर आपके ऊपर कोई स्पेसिफिक एक्ट की प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं कि आपको उनके अकॉर्डिंग टू एफएस बनानी है, तो फिर उनके अकॉर्डिंग बनाओ, कंपनी से कुछ भी नहीं कहेगा। बट अगर उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ,
देन आपको किसकी माननी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट की माननी पड़ेगी। और मेरा शेड्यूल 3 है, वहां पे ऑलरेडी सब कुछ मेंशन्ड है, आपको उसके अकॉर्डिंग टू ही क्या करने होंगे, कंप्लायंस करनी। क्लियर? नेक्स्ट इज नेक्स्ट पेज। हाँ जी। Laying of financial statements. At every annual general meeting, the board shall lay the following documents: financial statements of the company and CFS of the company and of all the subsidiaries and associate companies if any. अब लेइंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है सर, आपको अगर नॉर्मली पता हो, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बनाई जाती हैं, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग ये बनाते हैं सर, इनको फाइनलाइज करने के बाद, इनको फाइनलाइज जब ऑडिट्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है, सारा बंडल हो गया, डन, ऑडिट उसके हो गए, रिटर्न्स वगैरह फाइनल हमारी हो चुकी, देन इसको फाइनली अप्रूवल के लिए, अब ये एफएस तो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैनेजमेंट की वर्किंग। एफएस के अंदर पूरे साल में मैनेजमेंट ने क्या करा, कितनी सेल करी, कितनी परचेज करी, तुम्हारी एसेट लायबिलिटीज, वेरियस थिंग्स आर डिस्क्लोज्ड इन द एफएस। ये किसके लिए कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो, मेंबर्स के लिए। मेंबर्स की अप्रूवल तो तुमने ली नहीं, कहते लेंगे ना सर, वो हमारी एजीएम नहीं होएगी, एनुअल जनरल मीटिंग जब बुलाएंगे तब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अलोंग विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपके केस में बनती हैं, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी सबको मर्ज करके जो बनाई जाती है, आपने पढ़ी होंगी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर, सबको मर्ज करके जो बैलेंस शीट बनती है दैट इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बनती होंगी, मैं कौन सा कह रहा हूं मैंडेटरी है, ये दोनों की दोनों एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रखी जाएंगी फॉर द अप्रूवल ऑफ किसकी, मेंबर्स के लिए। सर आप देख लो सर, ये हमारे रिजल्ट्स हैं और ये सर्टिफाइड हैं, ऑडिटेड हैं, क्लियर। तभी इन्होंने वर्ड क्या कहा, एट एवरी एजीएम द बोर्ड शेल, और ये किसकी ड्यूटी है, बोर्ड की। बोर्ड ले डाउन करेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। यहां पे सीएफएस कैश फ्लो नहीं है, यहां पे सीएफएस मतलब क्या है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लियर। तो ये सर आपको वहां पे प्लेस करनी होंगी एंड मेंबर्स इसके ऊपर अपनी अप्रूवल प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज आगे, Form and items contained in financial statements. Rule 4A of the Companies Rules 2014 makes the following provisions. Yes. The financial statement shall be in the form specified in Schedule 3 to the Act and comply with accounting standard or Indian accounting standard। अब देख वर्ड आना शुरू हो चुका ना, पहले अकेला वर्ड यहाँ पे क्या होता था, एएस, अब आजकल वर्ड साथ में क्या आने लग गया, इंडेस, क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर इंडेस का क्राइटेरिया भी फॉल करता है एंड आपको वहां पे एएस नहीं, वहां पे इंडेस क्या करने होंगे, कंप्लाई करने होंगे। ओके सर, वो तो वैसे भी करूंगा। नेक्स्ट, द आइटम्स कंटेन्ड इन द एफएस, यस प्लीज, इन द एफएस शैल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेशंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन द एएस और द। और सर जो भी आपकी आइटम्स इन द एफएस है ना, वो सारी की सारी आपको एज पर जो भी फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो भी शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस, व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या करने होंगे, कंप्लीट करने होंगे, तब जाके हम उसको क्या मानेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मानेंगे, नहीं अदरवाइज वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिफॉल्ट क्या होगा, काउंट होगा। क्लियर। तो तभी कहते हैं सर, कंपनीज के केस में आपका फीस ऐसे ही नहीं ज्यादा चार्ज करती। अल्लाह कहते हैं जी सीए साहब, आपने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्म की भी बनानी है, कंपनी की भी बनानी है, कंपनी के केस में इतनी फीस क्यों, ये देख ले कितनी फॉर्मेलिटीज हैं, कितना कुछ हमें करना पड़ता है अल्टीमेटली, तो जाके एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, प्रिपेयर्ड होती हैं, फाइनलाइज्ड होती हैं। एंड इनके प्रोसीजर तो देख, एक एक चीज का तो ख्याल रखना पड़ रहा है, एक एक प्रोविजन का तो ख्याल रखना पड़ रहा है। फर्म के केस में क्या है, नॉर्मली डाटा आप लेकर आओ, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, रिटर्न भरी, खत्म, वो तो हम कर भी देते हैं नॉर्मली। अब इनके जो पैकेज बनते हैं कंपनीज के केस में, एक्चुअली मोटे पैकेज बनेंगे सर। अब मेरी तो लायबिलिटी देखो ना, मेरे भी कंप्लायंसेस देखो, कितने कंप्लायंसेस यहाँ पे जा रहे हैं, हर पॉइंट का मुझे ध्यान रखना पड़ता है, हर मंथली मुझे एक फॉलोअप लेना पड़ता है कंपनीज का, कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई लॉ की रिक्वायरमेंट मैं पूरी करना भूल गया। कंपनीज में फॉर्म ही इतने, ये पढ़ रहे हो अब तक जितने भी, नेक्स्ट वन देखना कितने फॉर्म्स आ जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई फॉर्म मैं भूल गया। और इनकी तो पेनल्टियां भी देख लो कितनी कितनी है, सीए साहब की फीस एक बार में ले जाएंगे सारी, इतनी मोटी फीस है इनकी, 50-50 हजार की पेनल्टी। अब क्लाइंट थोड़ी कहेगा, क्लाइंट क्या कहेगा, आपकी गलती है जी, वो तो प्रोफेशनल पे डालेगा। क्लियर। कि मान लो जी कोई कल को फॉर्म रह गया, कुछ और हो गया, वो तो कहेंगे सर आपको टाइम से बताना चाहिए था,
आपने देखना था ये, तभी तो आपको हायर किया। मैं कहा जी मुझे हायर किया तभी तो मैं इतनी फीस ले रहा हूं कि हमारे कंप्लायंसेस बहुत है, तभी मैं इतनी मोटी फीस ले रहा हूँ। सिंपल सी बात है। मोस्टली जैसे आप बिग फोर की एग्जांपल ले, बिग फोर या टॉप 10 फर्म्स जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमारी मानी जाती है, क्लियर, वैसे बिग फोर्स, अब वो लिस्टेड ये तो चलो भी शुक्र मनाओ नॉर्मल कंपनी है, लिस्टेड कंपनी नहीं है। लिस्टेड कंपनी आएगी ना, सेबी का एक और कंपनीज एक्ट क्या कम था क्या, सेबी एक्ट आ जाएगा, सेक्रा एक्ट आ जाएगा, फेमा के अगर तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो फेमा एक्ट आ जाएगा। बाबूजी सारे लॉज तो मेरे को दे दिए, सारे लॉज का कंप्लायंस तो मैं करना है, तभी तो वहां पे वो फीस लेते हैं 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए। और किस बात की फीस ले रहे हैं बिग वो, सिंपल सी बात, क्योंकि कंप्लायंसेस देखो ना, सिंपल सी बात है सर। एक बात बताओ, इतने लॉस का कंप्लायंस करना क्या सौखा काम है क्या? टाइम टू टाइम आपकी एजीएम करवाना, टाइम टू टाइम आपकी फाइनलाइजेशन करवाना, ये सारा कुछ मैं करवा के दूंगा। इज दैट क्लियर? तो ये सर हमारी मतलब डिटेल में कंपनीज एक्ट क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज यही मेरी कल को प्रैक्टिस का पार्ट है। कल से नेक्स्ट ऑन जब आप इवन आर्टिकलशिप में भी जाएंगे, इवन ये सारी थिंग्स जितना पढ़ रहे हो ना, वर्ड टू वर्ड एप्लीकेबल होगा। क्योंकि अगर मैं भी लेटेस्ट मैंने कंपनीज इनकॉर्पोरेट करी, कंपनीज मेरे पास हैं, ऑडिट्स भी मैं उनके कर रहा हूँ, ये सारा कुछ वर्ड टू वर्ड है। मैं कुछ नहीं कर रहा अपनी ओर से, मुझे लॉ बता रहा है, मुझे सेक्शन बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ। अब जहां जहां रिक्वायर्ड होगा, थोड़ा सा बढ़ने दो टॉपिक, प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं अपन लेटेस्ट देखेंगे, जो मैं अपने क्लाइंट्स का कर रहा हूं आपको प्रैक्टिकली। हाँ कॉन्फिडेंशियलिटी जरूर ब्रीच होगी, वो अलग बात है, बट स्टिल आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए वो शेयर करूंगा, सो दैट कि आपको भी नॉलेज मिले। सर ये सच है, कहीं ऐसा लगे हवाई फायर तो नहीं कर रही, बस पढ़ा रहे हैं एक एंड प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा है, नहीं सर, कंपनीज के केस में एज है। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? सो आज यहीं तक ही कर रहे हैं, बिकॉज मेरी नेक्स्ट ऑन क्लास भी है, क्लियर। सो सीएफएस एक अच्छा टॉपिक अपने आप में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हालांकि स्पीड अपनी बहुत स्लो चल रही है, बातें हमारी ज्यादा हो रही हैं, क्लियर। लेइंग ऑफ मींस प्लेस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एजीएम में प्लेस करना, दैट इज कॉल्ड एज लेइंग ऑफ। किसको? नहीं नहीं, यहाँ पे क्या प्लेस करना, फायर जला देंगे क्या उसको? ओके जी, ओके, बाय बाय। इतने फॉर्म्स याद है कैसे?